नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दुर्गाष्टमी और रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार एक ऐसा संयोग बन रहा है कि दुर्गाष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं घर घर आज कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही कन्याओं की टोलियां घर घर जा रही हैं और भोजन ग्रहण कर रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रामनवमी के मौके पर अपने सरकारी आवास में अपनी पत्नी के साथ कन्या पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर धामी ने गौ माता का पूजन भी किया। तो सीएम धामी ने कन्या पूजन किया और आपको बता दें कि आज अष्टमी और नवमी एक संयोग। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। धनराज, मुख्यमंत्री आवास में आज मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन किया और क्या कुछ जानकारी आपके पास? एक साथ रहने जा रही है, ये ये पूरे देश के फैसले कुशल की पहले से में सुबह से ही दर्शकों के फैसले देखे गए हैं। उसके साथ देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने का पूजन कर और उसके साथ गौ नेता का भी उन्होंने पूजन किया है, तो धर्म पत्नी के साथ उन्होंने पूजन किया और उसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को और देशवासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं दी। तो धनराज, आज संयोग ऐसा है कि आज अष्टमी भी है और नवमी भी है, तो जाहिर सी बात है कि हवन भी आज ही होगा। तो क्या मुख्यमंत्री आवास पर ही हवन भी हुआ और कन्या पूजन भी वहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई गई है, तो वही मुख्यमंत्री आवास पर कन्या का पूजन किया गया और उसके बाद हवन का कार्यक्रम था और जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आहुति दी है और आहुति देने के साथ साथ उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की भी मांग की है और उसके साथ ही उनकी धर्मपत्नी ने भी प्रदेश के लिए खुशहाली की मांग की है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में दशहरा पर्व मनाने की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इस बार देहरादून के लोगों को दो जगह रावण जलते हुए दिखेंगे। पहला कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होगा और दूसरा कार्यक्रम बन्नू बिरादरी में। इस बार रेस कोर्स स्थित अपने स्कूल में करने जा रही हैं और बन्नू बिरादरी के प्रधान हरीश विरमानी से बात की हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी ने। सुनिए। देहरादून में दशहरे पर्व की तैयारियां जोरों पर है। मेरे साथ हरीश विरमानी जी है जो कि बन्नू बिरादरी के प्रधान है और काफी समय से वो यहाँ पर दशहरा पर्व मनाते हैं। हरीश जी, किस तरह की तैयारी? बहुत भव्य रूप से हम मनाने जा रहे हैं। जैसे 77 साल से बन्नू बिरादरी देहरादून का आयोजन बन्नू बिरादरी करती रही है और हमेशा परेड ग्राउंड में करती रही है। पिछली बार परेड ग्राउंड में ये हुआ कि क्योंकि स्मार्ट सिटी हो गई है, एरिया छोटा हो गया है और कुछ उन्होंने पेनल्टीज भी हमारे पे लगा दी, तो हमने सोचा क्योंकि हमारा बन्नू बिरादरी का है और बन्नू बिरादरी का हमारा स्कूल है, तो क्यों ना अपने स्कूल में किया जाए। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम जो ये पर्व है दशहरे का बन्नू बिरादरी अपने स्कूल में ही मनाएगी। किस तरह की तैयारी इस बार की आप लोगों ने? इस बार हमने टोटल कॉन्सेप्ट ही दशहरे का बदल दिया। जैसे कि हर साल हम मुख्यमंत्री को चीफ गेस्ट बनाते थे, हमारा कोई वीआईपी के खिलाफ उनके खिलाफ कुछ हमारा वो नहीं है, लेकिन हमने इस बार कहा कि ये दशहरे का नाम न दिया, आपका दशहरा हमारा दशहरा, यानी ये एक जनता का दशहरा। इस बार कोई वीआईपी कार्ड नहीं छपे, जो व्यक्ति भी आएगा वो वीआईपी चेयर में बिना कार्ड के बैठे, तो कोई वीआईपी नहीं है। तो सामान्य तौर पे बना रहे हैं? सामान्य तौर पर बना रहे हैं और एक अच्छे तरीके से मना रहे हैं, बहुत तरीके से मना रहे हैं, लेकिन समान जन के लिए मना रहे हैं, समान जनता के लिए मना रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि हर समान व्यक्ति के लिए दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। जी, ये बदलाव क्यों?
हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, बड़े भव्य तरीके से आप लोग करते थे। नहीं, भव्य तो अभी भी है। फर्क यह है कि जब वीआईपी आते हैं, हमारा मानना, जब हमारी कमेटी बैठी उन्होंने ये तय किया, क्योंकि जब वीआईपी आते हैं तो उसमें प्रोटोकॉल लग जाता है और सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वीआईपी पे चली जाती है। तो एक जन जो इतने लोग आते हैं वो बेचारे ये देखते हैं कि वीआईपी स्पीचेस दे रहे हैं, वीआईपी पे कॉन्सेंट्रेशन हो रही है और उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। तो हमने कहा एक ट्रायल करके देखते हैं कि इस बार इसका नाम आपको और हमारा दशहरा देते हैं, ना कार्ड छपेंगे और जो भी आएगा वो हमारा वीआईपी होगा। भव्यता तो उतनी ही है, लेकिन खास क्या रहेगा इस बार? इस बार हमने जो चेंजेस किए हैं, जो जैसे वीआईपी लोग आते थे, स्टेज बनता था और उसमें स्पीचेस होती थी, इस बार हमने उसको हमने हटा के हमारे अपने स्कूल के ही बच्चे तैयार किए हैं जो कि 2 स्किट करेंगे, एक रामायण पे और एक महाभारत पे। वो स्टेज पे स्किट होगी 1 घंटे की और उसके बाद 5:30 बजे लंका दहन होगा और 6:05 पे रावण दहन होगा। हमेशा ये बात आती रही कि जो फुट है वो हमेशा बढ़ते रहे हैं आपके यहाँ लंबाई, तो इस बार क्या लंबाई रहेगी और क्या क्या पुतले रहेंगे? हमेशा बढ़ती रही है। इस बार गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप जो है पुतले छोटे बनाएंगे और बड़े नहीं बनाएंगे। हमें तो ये आदेश हुआ कि 35 फुट से ऊपर का रावण आप नहीं बनाएंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के आदेश। तो इस बार कितनी भीड़ जुटाने की आपकी वो है और देखा जाए तो भव्यता कितनी रहेगी? क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ शायद दूसरी बार बन्नू स्कूल में हो रहा है। हाँ, पहली बार तो क्योंकि इसलिए किया था जब हमारा कोविड था वो किया था, और इस बार इसलिए किया कि हम चाहते हैं अपना दशहरा, आम आदमी का दशहरा अपने स्कूल में, बन्नू स्कूल में हो। तो मैं समझता हूँ कि 15 से 20 हजार लोग तो यहाँ आए। तो ये तो हरीश विजमानी जी जिनका साफ तौर पर कहना था कि 15 से 20 हजार लोग आएंगे और इस बार का दशहरा अन्य दशहरों से अलग होगा। इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन हर्षमणि उनियाल के साथ अवनीश प्रेमी, देहरादून। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नवमी के मौके पर देश भर में कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा कृष्ण मंदिर में 151 कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा अकेला देश है जहां कन्याओं को पूजा जाता है। नवरात्रि में विशेषकर कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। आपको बता दें कि वो तैयार होकर प्रिंट हो रही है और जल्द ही कमेटी सरकार को नियमावली सौंप देगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि सभी लोग चाहते हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू, जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और उत्सुक हैं। उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी लागू हो, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदमी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है और तेजी से बनेगा। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच की जाएगी। और इस दौरान बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अलावा बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा पूर्ववत यानी पहले की तरह ही बने रहने के लिए इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सतर्क नजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को लेकर फूड सेफ्टी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और प्रसाद की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एसओपी भी जारी की गई है। पिछले दिनों तिरुपति बालाजी को लेकर के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। उसके पश्चात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जो हमारे यहाँ प्रसाद भोग इत्यादि होता है उसको लेकर के कुछ एहतियात बरती है
और स्वयं मैंने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसमें जो हमारे यहाँ पर प्रसाद और भोग इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा उनके साथ में की थी, और जो उनके मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरीके से पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। उस अनुरूप हमने एक एसओपी भी तैयार की है, और उस एसओपी के अनुरूप और उसका निरंतर मॉनिटरिंग होते रहे इसके लिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जनवरी में प्रयाग कुंभ से पहले वहां लगने वाली दुकानों को लेकर नई दिल्ली में बहस छिड़ गई। अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदू की दुकानों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। सनातनी संस्कृति को देखने और जानने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से इस विषय पर खुलकर बातचीत की। इंडिया वॉइस के संवाददाता विकास चौहान, सुनिए। 2025 को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बैठकों का दौर भी अंतिम चरणों में है, और अखाड़ा परिषद की तरफ से जिस तरह से बात रखी गई है कि जो भी वहां पर व्यापारी होगा, जो भी अपनी दुकान लगाएगा, उसको अपनी पहचान जरूर बतानी होगी। हालांकि जिस तरह से सावन में इस बात को पहले भी उठाया गया था, लेकिन उस समय कुछ विवाद हुआ, लेकिन अब जिस तरह से जोर पकड़ रहा है, क्योंकि हिंदुओं का ये सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, इसकी लेकर क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पहल की है और क्या उसकी रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले क्या विचार आया और क्यों इस पहल को आपको आगे बढ़ाना पड़ा? इंडिया वॉइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आजकल पूरे मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि गैर हिंदू का बहिष्कार किया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हमने कभी भी महाकुंभ में गैर हिंदू को बहिष्कार करने की बात ही नहीं रखी है। हमने अपने आप को बचाने की बात की है, हमने अपनी संस्कृति को बचाने की बात की है, हमने अपनी परंपरा को बचाने की बात की है। इस समय आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे होंगे। अभी कल की बात आपको बताऊं, कल मसूरी में आपने सुना होगा, चाय में थूक रहा है, सब्जी में थूक रहे हैं। जहां भी देखो पूरे हिंदुस्तान में इनका एक जहाद चला हुआ है। कभी खाने में थूक रहे हैं, कभी खाने में पेशाब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब आप बताइए, हमारा कुंभ का मेला है, कुंभ का पर्व है, हमारे यहाँ जप है, तप है, हवन है, अनुष्ठान है। वहां जाकर के ऐसी बातें होंगी, वहां सब्जी फल में थूका जाएगा, सब्जी फल में पेशाब किया जाएगा, सब्जी फल में जो आपका जो पानी है कहां से छिड़काव होता है, जो टॉयलेट का पानी है उसको उठा करके छिड़काव होता है। क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? भाई जिसको खाना वो खाओ, लेकिन हम जो सनातनी लोग हैं हम बिल्कुल उनकी थूक नहीं खाएंगे। इसीलिए हमने बहिष्कार किया है कि किसी की भी दुकान जो है मेला क्षेत्र में नहीं होगी। जिसकी दुकान होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कुंभ का माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए और जो सनातन परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए इस तरह की पहल की। माहौल की बात आपकी सही है, बल्कि ये भी देखिए कि वो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, वो हमें गैर हिंदू बनाना चाहते हैं। हमें हमारे खाने में थूक मिलाई जाती है, हमारी चाय में थूक मिलाई जाती है, हमारी सब्जियों में यूरिन किया जाता है। तो क्या करें, हमें मजबूरी हो गई है। मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारे यहाँ जितने मठ मंदिर है वो मुसलमान ही बनाते हैं, कारीगर जितने हैं सब मुसलमान है। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, गैर हिंदू हमारे भाई है। भाईचारा जो है हम लोगों ने ही बनाया है। हमारे संतों में भी मुसलमान महात्मा, ऐसी बात नहीं। जो सनातन को मानते हैं वो हमारे हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो हमारे विरोधी है, जो हमारी आस्था को, जो हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करना चाहते, हमें उनसे विरोध है, हमें उनसे खतरा है। को जिस तरह से एक सनातन को बचाने के लिए और सनातन को बनाए रखने के लिए जो एक मुहिम गैर हिंदुओं के द्वारा उनके विरोध में चलाई जा रही है, उससे बचने के लिए ये पहल की गई है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो वहीं रामनगर में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसमें गरीब लोग मुफ्त अपना इलाज करा सकते थे। लेकिन कुछ अस्पतालों के लालच के चलते आयुष्मान योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। आयुष्मान के नाम पर भी सरकार से पैसा लिया जाता है और इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से भी। संज्ञान में अभी आया है, अभी पिछले अटेंडेंट आए हैं बस शिकायत के लिए कि उनसे दवाइयाँ और इम्प्लांट की वजह से मंगाई जाती हैं करके, आयुष्मान के अंडर एडमिट होने के बावजूद भी। ऐसा इसमें इम्प्लांट तो खैर बाजार से लाना ही पड़ता है, वो भी हम मंगाते हैं, ये नहीं लाएंगे। ये जो हॉस्पिटल जो
वो डिपार्टमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट वो मंगाएगा। लेकिन दवाइयाँ सारी यहाँ अवेलेबल होती हैं। इम्प्लांट ही परचेज करते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से चैनल के जरिए मेरी अनुमति के बाद परचेज किया जाता है। अगर मैं चेक कराऊँगा, अगर ऐसा है कि दवाई भी बाजार से मंगाई गई हैं तो ये देखना पड़ेगा संबंधित अधिकारी से पूछूंगा इस मामले में। ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है तो जांच का विषय है, जांच करने पर ही पता लग पाएगा इसमें। मैं अभी जान के कोई 1 महीना और रखा है, जांच करने का। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि 6 व्यस्त चौराहों पर प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर रोक है। देहरादून के जिला अधिकारी ने यह अहम फैसला लिया है और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए फैसला लिया गया है। शहर में आए दिन जाम की समस्या बढ़ रही है। शहर में घंटाघर, गांधी पार्क और एस्ले हॉल चौक पर रोक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक पर भी रोक। तो नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो देहरादून के जिलाधिकारी ने ये बड़ा फैसला लिया है और घंटाघर, गांधी पार्क और एस्ले हॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक, बुद्धा चौक और यहां पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते और नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही जिलाधिकारी समीर बंसल ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर सफाई व्यवस्था को बहुत ही बारीकी से देखा। उन्होंने कूड़ा सेंटर में जाकर निरीक्षण किया और वहां कूड़ा उठाने के लिए खड़ी गाड़ियों के मूवमेंट पर भी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वहां पर 14 गाड़ियां हैं, जिसमें से 4 खराब हैं और 11 खड़ी हुई हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए और अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा देहरादून में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने पलटन बाजार, राजपुर रोड और नेशविला रोड, मुख्यमंत्री आवास रोड समेत तमाम इलाकों का दौरा किया और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था के मामले में वो किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिलाधिकारी के सुबह सुबह हुए इस औचक यानी अचानक निरीक्षण से सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गई। तो वहीं इल्लीगल पशु कटान और अवैध गौमांस की बरामदगी के अभियान में दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध गौमांस के साथ एक अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 किलोग्राम गौमांस बरामद किया है, जबकि अभियुक्त का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। तो प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार हुआ और जबकि दूसरा साथी वहां से तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।